व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर टेस्ट 9 पॉलिटी का जो सीरीज हमारा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। फर्स्ट है इसमें हमारे पास ऑप्शन कि जो पार्लियामेंट है अवेल द पावर टू पास द लॉज रिगार्डिंग मैटर दैट बिलोंग टू द स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंट है कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन मैटर पर्टेनिंग टू सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस थ्रू एन ऑर्डिनेंस। You have 5 seconds with the 4 option. तो क्लियरली जिसका ऑप्शन होना चाहिए दैट इज सी कि दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है और हम नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल तीनों के ही जो फीचर्स हैं ऑलरेडी इमरजेंसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द PIL इज इन कॉन्सोनेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ जो एंशाइन किया गया इन आर्टिकल 39A जो हमारे DPSP में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which talk about the need to protect and deliver prompt social justice with the help of law. Next है कि जो जस्टिस PN भगवती and the Justice VR Krishna Iyer were among the first judges to admit PIL in the court. Next दिया हुआ है कि जो PIL है may be introduced in a court of law by the court itself along with by the aggrieved party or by a third party. Next is in a PIL the right to fill a petition is given to a member of the bar council of India by the court through a judicial activism. तो ये 4 ऑप्शन। तो PIL में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लक्ष्मीकांत की जो हमारी सीरीज है। तो आपके पास 5 सेकंड है इसे बताने के लिए। फर्स्ट आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर 203 बार पढ़ा करिए कि आपको करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है ए कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो 4th है वो गलत है। बिकॉज अ पब्लिक interest litigation can be produced before the court of law by anyone if he is aggrieved himself or he stands for someone else who is aggrieved. तो next move करते हैं to the question number 3. So which of the following statement regarding Indian National Commission for the Scheduled Caste is or are correct? तो फर्स्ट दिया हुआ है कि जो कमीशन है वो प्रेजेंट करती है इसकी एनुअल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब प्लस माइनॉरिटी ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पे ये बताया भी गया था और बार बार ये क्वेश्चन उठ भी रहा है कि कौन सी बॉडीज़ ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को देती है, प्रेसिडेंट को देती है और कहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर प्लेस करता है इस रिपोर्ट को जो कमीशन को थ्रू दी जाती है बिफोर द पार्लियामेंट। नेक्स्ट ऑप्शन इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी अफेक्ट करती हैं जो शेड्यूल कास्ट को। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो डायरेक्टली इसमें आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए एंड द ऑप्शन इज सी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ही ओनली करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज जो कमीशन है ये एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को देता है और ये प्रेसिडेंट साहब ही पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, नॉट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज which of the following statement regarding Government of India Act 1935 is incorrect? First is जो election होते हैं of the Council of State were to be direct. The Council of State could move a motion of no confidence and 80% of the budget was non-votable. And next is provinces were to drive their legal authority through the British Crown and from the British Crown. तो वी हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लक्ष्मीकांत की सीरीज में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज जो मेंबर होते हैं फेडरल असेंबली के कुड मूव अ मोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर बट काउंसिल ऑफ स्टेट कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन बताना था, दैट्स वाई। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 5th क्वेश्चन। फर्स्ट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अलाउ करता है री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट अलोंग विद द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि देयर इज नो बार अगेंस्ट द री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो इंडियन पार्लियामेंट है इज कंप्राइज ऑफ प्रेसिडेंट साहब, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट मूव टू द 6th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में जो ड्यूटीज़ दी गई है प्राइम मिनिस्टर या सीएम की दोनों की। फर्स्ट दिया गया कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो डायरेक्टली हम ये पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए, नीचे कुछ नहीं दिया गया। तो सेकेंड है टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो सभी ऑप्शन में से एक करेक्ट बताना है। तो जैसे ही हम फर्स्ट पढ़ते हैं तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है स्टिल गारंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन रिलेशन टू द स्टेट। नेक्स्ट इज द अमेंडमेंट मेड टू द Constitution of India does not apply to the state unless it is intended by a presidential order. So you have 4 options with the 5 seconds. So जैसे ही जो स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 370 हटा है तो उसके साथ ही ये सभी प्रोविज़न चेंज हो जाते हैं। अगर ये 370 नहीं हटा होता तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंस जो सभी स्टेटमेंट रिगार्डिंग है वो करेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही 370 का हम देखते हैं तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। दैट्स वाई आपको ये क्वेश्चन है, ये टेस्ट जो सीरीज़ में लिखा हुआ था तो ये एज पर कि 370 जब था उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों करेक्ट है। लेकिन जब ये हट चुका है तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन अब करंट में जो पूछा जाएगा तो तीनों ही ये गलत हो जाते हैं। बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा वही वहाँ पे अब अप्लाई होता है एंड जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गई है विद लेजिस्लेचर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किचन कैबिनेट और यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास, इट इज़ एन इनफॉर्मल बॉडी विच कॉन्सिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट है, इट हेल्प द प्राइम मिनिस्टर इन ए मेंटेनिंग सिक्रेसी व्हाइल मेकिंग डिसीजन ऑन फाइनल इश्यूज ओनली। तो ये 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। ऑलरेडी ये टर्म हम पढ़ चुके हैं। तो क्लियरली इसका आंसर है डी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज जो किचन कैबिनेट और यूनियन कैबिनेट है ऑफ इंडिया एक इनफॉर्मल बॉडी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और 2 और 4 मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ हिज कैबिनेट, वेयर एज it helps the prime minister in maintaining secrecy in making decision on political issues. That's why option D is the correct option. 9th is which of the following statement regarding the voting on demand of grant is or are correct. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट में। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि जो वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स इज एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज राज्यसभा की, लोकसभा इज नो पावर। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट है कि जो वोटिंग है इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू द वोट। तो इसमें आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए। जो क्लियरली ऑप्शन बी है। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट है वो एक्सक्लूसिव जो प्रिविलेज लोकसभा की है ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट में। तो 10th है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट है कि जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं ऑफ अ चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ अ कंसर्न स्टेट। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन एंड होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एट अ टाइम। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी। दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो सैलरी अलाउंसेज होते हैं चीफ मिनिस्टर के वो डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, वेयर जो चीफ मिनिस्टर है वो एक्ट करते हैं चेयरमैन की तरह ऑफ कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। यहाँ पे 3 ईयर ये भी गलत है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय अ पर्सन इज और आर करेक्ट। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप
every minor and adult child of dead person also loses Indian citizenship. Next is, if any citizen within 5 years from the registration or naturalization has been imprisoned in any country for 2 years or more, then he will lose Indian citizenship. तो आपके पास 4 ऑप्शन है विद 5 सेकेंड. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है बी, 2 only, because when a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person loses one's Indian citizenship but not the adult child. ध्यान रखेंगे आप. दैट्स वाई ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाता है कि इसमें एवरी माइनर और अडल्ट चाइल्ड दोनों ही लिखे हुए हैं. ऐसा नहीं होता है. ऑलरेडी सिटीजनशिप चैप्टर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which of the following pair are not correctly matched? First है protection of wild animals and bird, concurrent list. Sanctioning of cinematographic films for exhibition, union list. Next है pilgrimages other than pilgrimages to places outside India, तो concurrent list. bankruptcy and insolvency, union list में. तो correct option बताना. You have 4 option with the 5 second. तो क्लियरली ऑप्शन इज सी कि जो प्रिलिमिनेज है अदर देन प्रिलिमिनेजेस टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया वो मेंशन है हमारे स्टेट लिस्ट में. वेयर जो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है. तो ये कॉमन सेंस है और ऑलरेडी जब रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको ये अंदाजा होता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the condition for the recognition of a political party as national party is or are correct. very very important question जो PT 365 की सीरीज भी करी वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था जो हमारी वीडियो नंबर 6 है वहाँ पे. तो फर्स्ट है कि जो पार्टी शुड हैव वोन एटलीस्ट 2% ऑफ सीट इन द लोकसभा, दैट इज 11 सीट फ्रॉम द 3 डिफरेंट स्टेट. फर्स्ट आपको इसमें करेक्ट बताना है. और सेकेंड है कि इन अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी शुड have got at least 8% of the pooled vote in 6 different states, and in addition it should have won 6 Lok Sabha seats. Next है जो party should have got recognition as the state party in 6 or more states. So you have 4 options with the 5 second. So the answer is A, 1 only. कि इसमें जो conditions है तो जिसने अभी वो वीडियो नहीं देखी हमारी PTC 365 तो उसमें वीडियो नंबर 6 में एक्सप्लेन किया गया. बाकी शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी पार्टी 6% वोट एटलीस्ट सिक्योर करती है, 6% ऑफ वोट पुल्ड इन 4 डिफरेंट स्टेट या उससे ज़्यादा और उससे एडिशन में प्लस इट शुड हैव वोन 4 लोकसभा सीट्स. 2 पार्टी होती है उससे रिकॉग्निशन मिल जाता है एज अ नेशनल पार्टी. प्लस जो उसमें और भी कंडीशन है कि जो पार्टी है शुड हैव गोट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे उसे एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन मिला हुआ हो. तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो नेशनल पीपल पार्टी है वो हमारी 8 नेशनल पार्टी बनी है. टोटल 8 हो चुके हैं. लेट्स मूव टू द 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया. First, he decide whether a bill is a money bill or not, and his decision on it is final. He is the chairman of the Business Advisory Committee, Rules Committee, and General Purpose Committee of the concerned state. A resolution passed by a majority of a 2/3 of all the then members of the House is required for his removal from his office. You have 4 options with the 5 second. तो clearly इसका आंसर है A, 1 and 2 only. तो जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. ही कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एटिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विस 1886. तो ये रिकमेंडिंग अबॉलिशिंग द टर्म कॉम्बिनेटेड एंड अनकॉम्बिनेटेड. इट रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस. नेक्स्ट है कि ये रिकमेंड करती है डेट 1/6 ऑफ द पोस्ट ऑफ सिविल सर्विस शुड बी फिल्ड फ्रॉम इलाइट इंडियन फैमिलीज. तो यू हैव नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द SOS फॉर इंडिया. और रिकमेंड करती है कि रेज करनी चाहिए लिमिट टू 23 ईयर्स फॉर
सिविल सर्विस एट प्रेजेंट 21 है। तो ये 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड आप दोबारा देख सकते हैं। तो क्लियरली 1, 2 and 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। और इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जो ये कमेटी है ऑन पब्लिक सर्विस 1886 ये रिकमेंड नहीं करती फॉर 1/6 ऑफ द पोस्ट ऑफ सिविल सर्विस टू बी फिल्ड फ्रॉम एलाइट इंडियन फैमिलीज नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एसओएस फॉर इंडिया। बाकी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 244 में ये मेंशन है। फर्स्ट, ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया हैज़ टू एस्टेब्लिश अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। 3/4 of the member of the advisory council of the concerned state are to be representative of the scheduled tribe in the state legislative assembly. If there are different tribes in an autonomous districts, the governor of the concerned state can divide the district into several autonomous regions. You have 4 options with the 5 second. तो क्लियरली जो ऑप्शन है इसका डी हो जाता है। ये सभी ऑप्शन ये करेक्ट है और ऑलरेडी हम चैप्टर जो शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल एरिया में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सभी स्टेट है हैविंग शेड्यूल एरिया उन्हें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। और 3/4 जो मेंबर होते हैं एडवाइजरी काउंसिल की ऑफ द कंसर्न स्टेट वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेड्यूल ट्राइब के इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इफ अगर डिफरेंट ट्राइब्स हैं किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तो जो गवर्नर होते हैं कंसर्न स्टेट के वो डिवाइड कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेवरल ऑटोनोमस रीजन में। और जो बोटोलॉन टेरिटोरियल काउंसिल है वो इससे अलग होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। 70 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नालंदा प्रोजेक्ट। तो ये जैसे आपको बताया गया था कि हमारे जो टेस्ट में 4 to 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर के पार्ट रहेंगे, तो डायरेक्टली आपको इसका ऑप्शन बता दिया जा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी कि 3 ओनली। जो नालंदा प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट है फ्रॉम द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखेंगे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है उसने लॉन्च किया नालंदा प्रोजेक्ट फॉर माइनॉरिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। फर्स्ट ध्यान रखना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपको, और ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में प्लस लक्ष्मीकांत में आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी दैट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी दैट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है 6 यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है डी कि 1, 3 मतलब सभी ऑप्शंस ये करेक्ट हैं एक्सेप्ट जो हमारा 5 इसमें ऑप्शन दिया गया। बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को एंड फाइनेंस सेक्रेटरी जो स्टेट के होते हैं वो इंक्लूड नहीं है इसमें एज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ये हमने जो सीरीज भी पढ़ी है कि PT 365 वहाँ पे भी ये टॉपिक डिस्कस किया है। Let's move to 19. Consider the following statement with regard to tribunal. Okay, there is no provision regarding tribunal in the original constitution. Next, a petition can also be filed in the concerned bench of High Court against the order of a central administrative tribunal. तो आपके पास 4 ऑप्शन है with the 5 सेकेंड। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बाय द अमेंडमेंट। तो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि रेपिटेटिव आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये जो अमेंडमेंट है किस नंबर क्या था इसका। नेक्स्ट जो पटिशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। कैन ऑल्सो बी फाइल्ड इन अ कोर्ट जो बेंच होती है हाई कोर्ट की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। इट्स रिगार्डिंग एस्टिमेट कमेटी। तो ये है कॉन्स्टिट्यूटेड होती है ओनली बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा। द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर इज डन एनुअली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसपोर्टेड वोट सिस्टम। वी हैव 5 सेकेंड विद द 4 ऑप्शंस। सो द ऑप्शन इज सी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि एक फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट की जिसका टास्क है कि इंस्पेक्ट करना जो भी इंक्लूसिव एस्टिमेट है बजट के और सजेस्ट करना रिडक्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। एंड इट हैज़ नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। जो इलेक्शन होते हैं इसके मेंबर के वो डन होते हैं थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ STV दैट इज सिंगल ट्रांसफर वोट। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 21 कि जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड दे डू नॉट
attend the cabinet meeting unless specified, invited to do so for a task related to their ministries. नेक्स्ट है कि जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो असिस्ट करते हैं इन द अफेयर ऑफ डिपार्टमेंट एंड इट हैज़ नो पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट. यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी कि दोनों ही गलत हैं, बिकॉज जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, लेकिन वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन, एडवाइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. बिकॉज जो MOS होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो उसकी बात करिए, यही एग्जैक्ट टर्म हमने वहाँ पे पढ़ी है MOS. अगर स्टेट मिनिस्टर डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, ये जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मीटिंग भी अटेंड नहीं करते अनलेस स्पेशली उनको इन्वाइट किया जाए टू डू सो फॉर अ टास्क रिलेटेड टू देयर ministries. Next is deputy minister is appointed in order to assist cabinet as well as state ministries in their respective political and their parliamentary affairs, and he is not a member of cabinet and does not participate in its meeting. Let's move to the question number 22. Consider the following statement with respect to the tribal region as described in the 6th schedule of the constitution. Self-governing districts were constituted in the tribal region of the Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, and they lie outside the executive authority of the concerned state. Next is the governor hold the right to establish or re-establish the self-governing districts. You have 4 options with the 5 seconds. Clearly इसका आंसर है A, 1 only. तो इसका एक्सप्लेनेशन तो फर्स्ट तो करेक्ट है, बिकॉज जो सेकंड है कि जो गवर्नर है होल्ड करते हैं राइट टू एस्टेब्लिश और री एस्टेब्लिश, और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं नेम ऑफ, और फिक्स द बाउंड्री ऑफ द सेल्फ गवर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स. एंड द जो ऑप्शन है सेकंड वो बिल्कुल करेक्ट है इसी वजह से, और इसमें हमें इनकरेक्ट बताना था तो ऑप्शन 1 हमने मार्क कर दिया है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23 की जो परफॉर्मेंस होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हैज़ नॉट बीन सेटिस्फैक्ट्री एंड अप टू द एक्सपेक्टेड लेवल, एंड फॉर दिस suboptimal performance which of the following reason are correct? You have 4 options with the 5 seconds. So the answer is D कि तीनों ही statement correct है, because many state have not taken adequate step to develop 3F function, fund and functionary to the Panchayati Raj institution to enable them to discharge their constitutionally stipulated functions. तो next move करते हैं to the question number 24. That is NHRC, इसे वॉचडॉग भी बोला जाता है, द ह्यूमन राइट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि आइदर रिटायर और एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के कैन बिकम चेयरमैन ऑफ द NHRC. द चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और until the attain of age of 65 years, whichever is earlier. So you have 4 option with the 5 second. और ध्यान रखेंगे जो करंट अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर देना है, प्रीवियस नहीं. और आपको ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में जो भी अमेंडमेंट हुए वो बता दिए गए अपडेटेड 6th एडिशन में. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी कि दोनों ही गलत है, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर गलत. बिकॉज जो चेयरमैन होते हैं NHRC के वो होते हैं ऑलवेज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल और अंटिल द एज ऑफ 70 years, विच एवर इज अर्लियर. लेट्स मूव टू द 25th. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर होता है ऑफिस का इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर का, वो प्रेसिडेंट साहब दो डिसाइड करते हैं. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको करेक्ट बताना है इसमें. यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस विद इन 5 सेकेंड. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली, बिकॉज सेकेंड इज इनकरेक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबार्ड नहीं किया. यही इसका हमने फ्लो पढ़ा था वहाँ पे कि जो डिसएडवांटेजेस थे वहाँ पे डिमेरिट से. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोविजंस डज एंड डू नॉट प्रोमोट किलिंग ऑफ एनिमल्स? वेरी वेरी इजी. तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर मार्क करना है. किसी दोनों ही है ये, और जो हम ऑलरेडी इन दोनों में ही पढ़ चुके हैं. आर्टिकल 48 डिस्कस करा था हमने वहाँ पे भी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27. Consider the following statement regarding the president and choose the incorrect statement. And first is along with the 2 houses of the parliament, the president is an integral part of the parliament. Next is जो president है address करते हैं member of 2 houses at the beginning of the first session each year and after the each general election separately.
Next is president ordinances making power is coexisting with the legislative power of the parliament. The Supreme Court may inquire into the legitimacy and validity of the ordinances made by the president. You have four options to answer this. So the correct option is B, जो according to Article 87 का clause 1, at the commencement of the first session after each general election to the House of People and at the commencement of the first session each year, जो president है वो address करते हैं both houses of the parliament जो assembled होते हैं एक साथ. Next is which of the following statement given below are incorrect. First है जो president है may be writing under his hand address to the Chief Justice of India and resign his office. Next is president may be impeached from his office for approved misbehavior and violation of the constitution. Next is president shall continue to hold office until his successor enter upon his office. Next is any resignation of the president shall be communicated to both houses of the parliament. You have four options with the 5 seconds. सो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है डी कि 1, 2 एंड 4. सो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है कि जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करते हैं हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड ही कैन बी इम्पीच ओनली फॉर द वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन है. एंड एनी रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय द प्रेसिडेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A minister who is a member of one house has a right to speak in and to take part in the proceeding of the other house. Next, he has the right to vote in a house of which he is not a member. तो आपको क्लियरली इसका आंसर दिख रहा है कि क्या होना चाहिए. सो जो सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो फर्स्ट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं. इसमें जो मिनिस्टर है उसके पास राइट है कि वोट कर सकते हैं उस हाउस में जिसके वो मेंबर है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30. कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट पोजेस्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट. तो आपको ये बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है तो फिर भी आप अटेम्प्ट कीजिए. यू हैव फोर ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. तो क्लियरली ऑप्शन इज क्वालिफाइड वीटो. तो आपको एक्सप्लेन भी किया गया था. आप ऐसे याद रखेंगे कि क्वालिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे ये इंडिया में नहीं ये अमेरिका में चलता है. सो मूव करते हैं टू द 31st. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है हैज़ बीन एक्सटेम्प्टेड from the general rule that all civil servants of the union hold their office at the pleasure of the president. Next है कि जो CAG can be removed from the office by the parliament only. The salary and condition of service of CAG should be determined by the president. And next is जो term of office है of the CAG should be 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. You have 4 options with the 5 seconds. So clearly option is C कि जो सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस है शैल बी डिटरमाइन द पार्लियामेंट बाय लॉ. और जो टर्म है कैग की ऑफिस की शुड बी 6 ईयर. इट शैल बी 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. तो ये आपको पूरा ही क्लियर होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का चैप्टर हम ये पूरे डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32. जो पावर है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 72 इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी. तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो पावर है वो पार्डनिंग पावर है. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंट है कैन नॉट बी कंपेल्ड नहीं किया जा सकता टू गिव अ हियरिंग टू पेटिशनर. सो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. सो ऑप्शन इज सी. दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मेरिट बट दे कैन लुक इन टू द वेदर द प्रेसिडेंट हैज़ कंसिडर्ड ऑल द रिलेवेंट मटेरियल और नॉट. तो ये आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉर्मल टाइम्स एंड द इमरजेंसी इन द मैटर ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंट पावर. नेक्स्ट देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर एनी डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज ऑफ पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी. सो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. दोनों ही ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपके. सो करेक्ट इज सी. इसमें आपके एक्सप्लेनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34.
First is, in order to be president, a person should be qualified for an election as a member of House of People, but for vice president, he must be qualified for election as a member of House of State. The vice president is elected by electoral college consisting of member of the Council of State. You have 4 options with the 5 second. Clearly इसका ऑप्शन है A, बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट है शैल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें जो मेंबर्स होते हैं दोनों ही हाउस से होते हैं, तो दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following is included in the law making power of the president? First, he can make rules specifying the manner in which the order made in his name shall be authenticated. Next, he can summon or prorogue the parliament. Third, he nominate 12 members of the Rajya Sabha from amongst the person having special knowledge in literature, music, art and social science. Fourth is, he appoint the Attorney General of India. So you have 4 options with a 5 second. So clearly option is C, 2 and 3 only, because 1 and 4 are executive power of the president, while जो 2 और 3 है वो उनकी legislative powers है. तो यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव पावर पूछी गई थी, नॉट एग्जीक्यूटिव. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36 कि जो मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो ये ऑलरेडी आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिस्कस कर लिए गए हैं, फिर भी यू हैव 4 सेकेंड विद 5 सेकेंड विद 4 ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो आप मैच करके देख लीजिएगा कि गवर्नर जो मैच होते हैं विद थर्ड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज विद आर्टिकल 163 एंड ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको ऊपर भी बताया गया था जो ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है आर्टिकल 78 है, तो ध्यान रखेंगे आप. और जो चीफ मिनिस्टर का 167, लेजिस्लेटिव काउंसिल 169. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 37 इज कंसिडर, इसमें मैच करना है आपको deliberative organization, formal head, management and executive body. First is commissioner, second is standing committee, next mayor and next is council. Here 4 option with the 5 second. So the clear answer is D. So let's move to the next question. ये मैच के क्वेश्चन आपको आने चाहिए बिल्कुल, तो डेट्स वाई जो एंड टेस्ट है हमारे इसमें जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पिक किए गए. फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, नेक्स्ट गुजरात एंड नागालैंड एंड आसाम. एंड गवर्नर की जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ का, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल वेलफेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो आप इनको पूरी ही एक्सप्लेनेशन खुद देखेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी self explained and still if you have any doubt in any article just put in the comment section. So let's move to the question number 39. Article 156, article 154, article 153 and article 155. तो first है कि executive authority governor की, next is tenure of governor, next is appointment of governor, next is office of governor. So you have 4 second with the 4 option with the 5 second. So the correct option is B. So let's move to the question number 40. और स्टिल आपको ये आर्टिकल ध्यान होनी चाहिए एंड स्टिल आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी आर्टिकल का तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछेगा. फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो सिस्टम इससे ही आया था. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. नेक्स्ट इज इंडिया एक्ट ऑफ 1784. So first is introduce DRG, place Indian affair under the control of the British. Next is introduce representative institution. Next is introduce provincial autonomy. And next is introduce the principle of election. You have 4 second, 4 option with the 5 second. Direct options है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं. So the correct option is D. So next move करते हैं to the next question. 41 जो टर्म है डार्क स्काई रिजर्व इज ऑफन सीन इन न्यूज़, तो ये करंट का पार्ट बन जाता है. तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताया जा रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एन एरिया केप्ट फ्री ऑफ लाइट पॉल्यूशन.
लेट्स मूव टू द 42 कि जो पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो प्रेसिडेंट रूल है कैन बी इम्पोज इन द स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है। यह 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी कि 1 and 4, तो आपको एक्सप्लेन भी किया गया था। और अगर इसके 355 में ये वहाँ पे ड्यूटी आ जाती है जिसके अंदर वो चेक करते हैं, लेकिन वो आर्टिकल यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट, देन लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड देन हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो क्लियरली जो हमने पेज नंबर 1 सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमने डिस्कस भी किया था कि जो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमेटी ऑन 2 लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये पंचायती राज में डिफरेंट जो 3 लेवल जिसने बताया, जिसने 2 लेवल बताया, तो डिफरेंट आपको एक्सप्लेन की गई थी और आपको वहाँ पे जो तरीका भी बताया गया था याद करने का। तो जो करेक्ट इसका ऑप्शन है डेट इज डी, अशोक मेहता कमेटी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46 रिगार्डिंग पेशा एक्ट, वो इनेक्ट किया गया था। तो फर्स्ट है कि एनिमल ग्राम सभा टू सेल्फ गवर्न देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट टू ट्राइबल एरिया, नेक्स्ट है प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। तो डायरेक्टली जो हमने इसके प्रोविज़न पढ़े तो वहाँ से ये पिक किया गया। तो आपको ये बताना, यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। सो द आंसर इज ए। और ये हमने इसके प्रोविज़न में भी पढ़ा था कि विद रेफरेंस टू द भूरिया कमेटी द पार्लियामेंट पास द पेसा एंड बाय दिस एक्ट जो ग्राम सभा है वो एलिजिबल है टू सेल्फ गवर्न द नेचुरल रिसोर्सेज with the effect of 24 December 1996. So next move to the question number 47 कि which of the following is not demerit of presidential system। तो demerit नहीं है, क्या नुकसान नहीं है, ये आपको बताना है कि conflict between legislature and executive, non-responsible government, mainly to autocracy and broader representative, very easy question, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये 4 ऑप्शन with the 5 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज जो डिमेरिट्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आपको ब्रीफ कर देते हैं। तो फर्स्ट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये भी डिमेरिट है। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज मेनली टू ऑटोक्रेसी, बिकॉज ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें देखा था कि जो ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने जो मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेने की बात की गई थी रेदर देन ट्रांसपेरेंसी। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके जो मेरिट्स हैं वो भी देख लीजिए। स्टेबल गवर्नमेंट होती है और सर्टेनिटी इन पॉलिसीज़। तो जो हमारे इंडियंस हैं तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ज़्यादा है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अबोलिशन ऑफ द IAS एंड IPS हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have 4 option with the 5 second. So clearly the option is D कि राजमनर कमीशन, आप ध्यान रखेंगे, हैज़ बीन रिकमेंडेड द अबोलिशन ऑफ IAS एंड IPS ऑफिसर। तो 49 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो चैप्टर हमने ये डिस्कस कर चुके हैं फेडरल फीचर्स और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके भी। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, rigidity of the constitution and separation of power. You have 4 option with the 5 second. So clearly the option is C, 1, 2 and 3. Fourth is not, because जो features हैं federalism के, that is written constitution, supremacy of the constitution, eligibility, rigidity, जो rigidity है हमारे संविधान की, and division of power, and with the while separation of जो power है वो feature है presidential system का, not of federal system. Let's move to the next question number 50. If any of the question arise to whether a member of either house of the parliament has become subject to any of the disqualification due to holding of any office of profit, then which of the following institution will be final deciding authority in this regard? So first B, C or D. You have 4 option with the 5 second.
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये आपको पहले ही मार्क कर दिया गया था मैंने. तो एज पर द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103, if any question arise as to whether a member of either house of the parliament has become subject to any of the disqualification due to holding any office of profit, then the president will be final deciding authority in this regard after obtaining the opinion of the election commission. Next, move to the question number 51. The articles of the constitution which has bearing on the right of citizens are very easy. Article 24, Article 39, Article 51A, and last is Article 43A. So rights of the Constitution, articles of the Constitution which has a bearing on the right of individual. You have 4 options with the 5 seconds. Clearly इसका ऑप्शन है A, 1, 2 and 3. because जो Article 24, 39 and 51 has a bearing on the rights of the children, while जो Article 43 का एक क्लोज है वो रिलेटेड है लिविंग वेज ऑफ द वर्कर से. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52. और गाइज इस टेस्ट में भी जो 9th टेस्ट चल रहा है, कल 10th लास्ट टेस्ट होगा हमारे पॉलिटी का, और 1000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. तो आपको उन क्वेश्चंस को डबल मार्क स्टार मार्क करके रखना है जो आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है. प्लस पूरे ही हार्डली 10 आवर्स की प्री लिस्ट आपकी ये रेडी हो जाएगी पॉलिटी के टेस्ट की, और आप 1.5 में भी इसको अगर रन करते हैं तो हार्डली 6 to 7 आवर, और पोज करते हैं तो 8 आवर में आपकी ये 10 टेस्ट 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिंग एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द यूनियन. नेक्स्ट है कि जो पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356. सो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 seconds. So clearly statement 1, option 1 is the correct, because जो statement 2 है वो correct नहीं है, because power है legislature of the state की shall be exercised by or under the authority of the parliament during the imposition of article 356. Let's move to the question number 53 कि with reference to the prime minister of India which of the following statement is correct. तो first दिया हुआ है कि जो constitution है does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the prime minister. नेक्स्ट है कि जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर की वो फिक्स नहीं है. नेक्स्ट ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि सभी ऑप्शंस ये करेक्ट हैं बिल्कुल, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54 रिगार्डिंग द 5th शेड्यूल. Features of the administration contained in the 5th schedule are autonomous districts and autonomous region, declaration of scheduled area, executive power of the state and center. Next is tribes advisory council. 5th is law applicable to scheduled area, and 6th is constitution of district council and regional council. We have 4 options with the 5 seconds. Clearly the option is B. Wait a minute. Clearly the option is B. So इसकी explanation है कि जो autonomous districts और autonomous regions हैं and the constitution of district council and regional council वो part है 6th schedule of the constitution की, not of 5th schedule. Let's move to the question number 55 fundamental rights कि जो protect citizens against the arbitration and absolute exercise of power by the state, and our fundamental rights are referred to as the conscience of Indian Constitution. Fundamental rights are non-justiciable rights. So we have 4 options with a 5 seconds. So the correct answer is B, कि जो fundamental rights हैं वो justiciable rights हैं, while the directive principle of state जो है वो non-justiciable है. Very easy question. Let's move to the question number 56 कि which of the following features of the Constitution of India has been borrowed from the Government of India Act 1935. First है Office of Governor, Emergency, Legislative Powers, Legislative Procedure, Bicameralism, Federation with a strong center. तो ऑलरेडी जो salient feature of the Indian Constitution लक्ष्मीकांत का चैप्टर है उसमें आपको at the last टेबल एक्सप्लेन की गई है. You have 4 options with the 5 seconds. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और
जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है और जो बाइकलमिज्म है वो बोरो किया गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वेयर एज जो फेडरेशन है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वो बोरो किया गया है कनाडा से। तो ये पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिसाइड द डायरेक्टिव mentioned in the part 4 of the Indian Constitution, there are certain other directives addressed to the state. For example, Article 351 of 1 which are justiciable in court of law. And next इसमें दिया गया कि जो doctrine है harmonious construction is part of the directive principle of state policy mentioned in Indian Constitution. ये 4 option with a 5 second, और जब भी ऐसे 2 option दिए जाते हैं तो first correct होता है, second होता है, या दोनों correct होते हैं या दोनों ही incorrect होते हैं। So clearly the option B is the correct option कि 2 only, सेकेंड करेक्ट है। तो फर्स्ट देखना है इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं हम डिस्कस करें 57 या कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो जस्टिसेबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो बिसाइड्स ये हमने ये डिस्कस भी किए थे सारे कि जो इससे पार्ट से बाहर आते हैं कि ये ट्रिक से भी आपके याद कराई गई थी, ये हिंदी से रिलेटेड है S1 जो PT 365 में आपको एक्सप्लेन की गई है, और जो 350A है उसको रिगार्डिंग A4 अम्मा की मदर टंग इसमें कीवर्ड था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। फर्स्ट इज इट कैन बी एक्सटेंडेड टू indefinite period with an approval to the parliament for every 6 months. Next, take a resolution approving the proclamation of financial emergency is to be passed by other house of the parliament by a simple majority. Next is a president may issue direction for reduction of salaries and allowances of Supreme Court and High Court judges. You have 4 options with the 5 second. So clearly the option of question number 58 is B. You once approve जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कंटिन्यू कर सकती है फॉर इंडेफिनिट पीरियड। सो क्लियरली हो गया होगा आपको। तो 58 इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 59। ये है इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दीज। फर्स्ट है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। He should be citizen of India. He should have completed the age of 35 years. He should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. He should not hold any office of profit even under any local or other authority which is subject to government control. So it's a very easy question. आपको directly इसका आंसर मार्क करना चाहिए। So the correct option is C, because to be qualified for the election of the office of the President of India, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं उन्हें लोकसभा इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। तो थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तो करेक्ट इज सी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60 कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद अ ट्रीटी एग्जीक्यूटेड बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा जुडिक्शन यूज होता है। तो ऑलरेडी जो ओरिजिनल जुडिक्शन है आपको एक्सप्लेन किया गया था आर्टिकल 131 में, वो किन केसेस में नहीं होता। तो ये एक केस था जिसमें वो नहीं होता, तो 1A ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फिर भी आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं एंड यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। सो क्लियरली द ऑप्शन इज सी, एडवाइजरी जुडिक्शन, और प्रेसिडेंट वाला भी जो 143 में आता है। सेकेंड इज, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 61 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो फर्स्ट है ही कैन नॉमिनेट अ मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। Next, he can make advances out of the contingency fund of a state to meet any unforeseen expenditure. Next is, he is the chief spokesperson of the state government. You have 4 options with the 5 second. So clearly the option is A, 1 and 2 only. The chief minister is the chief minister, जो chief spokesperson होता है of the concerned state के। तो जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि he is the chief spokesperson of the state government. Let's move to the question number 62. Consider the following statement regarding the UPSC. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। फर्स्ट है कि जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं कमीशन के शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर द अदर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव 4 सेकेंड, 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड।
सो द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ किसी को एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकता है. डायरेक्टली आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जाके जो यूपीएससी उसे ओपन कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज ये क्वेश्चन नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो चैप्टर है वहाँ से है. जो चेयरमैन मेंबर होते हैं सीवीसी वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, जिसमें पीएम होते हैं एज अ हेड, सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में. नेक्स्ट है जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और until they attain the age of 62 year, whichever is earlier. Next, it has all the power of a civil court. So you have 4 option with the 5 second. So clearly the option is C. जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं सीवीसी के होल्ड करते हैं ऑफिस 4 ईयर्स के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट और हम डिस्कस भी कर चुके हैं. और until they attain the age of 65 year. So let's move to the question number 64. Consider the following statement regarding quorum. फर्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इन द असेंबली रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस. नेक्स्ट इट इज़ 10 members और 1/10 of the total number of members of the house including the presiding officer whichever is greater. So you have 4 option with the 5 second. So the correct option is C कि जो both the statement are correct regarding quorum. और आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि इसमें जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड नहीं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 65. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल इन इंडिया. जो होम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल इन इंडिया. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड दे आर 9 जोनल काउंसिल इन इंडिया विद द कॉमन एम एट प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट यूनियन टेरेटरीज एंड द सेंटर. सो डायरेक्टली आप इसका ऑप्शन मार्क कर सकते हैं कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. बिकॉज जो टोटल 6 जोनल काउंसिल हैं ये जो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल्स. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया करेक्ट. कि फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है 1968 के. A removal motion signed by 100 members in case of Lok Sabha or 50 members in case of Rajya Sabha is to be given to the speaker or chairman. Next is the speaker and chairman has to admit the motion. Any one of them cannot refuse it. Cannot keyword आप ध्यान रखेंगे. We have 4 option with a 5 second. Clearly option 1 is the only correct option because आपको अंडरलाइन कर दिया cannot, ऐसा नहीं है. जो इट इज़ विद इन द पावर ऑफ स्पीकर और चेयरमैन कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं मोशन रिगार्डिंग द रिमूवल प्रोसेस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67. ही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. फर्स्ट है कि ऑल द मेंबर्स जो कमेटी के होते हैं आर फ्रॉम द लोकसभा. इट्स रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है मिनिस्टर्स पे. वी हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. So the option is D. दोनों ही इनकरेक्ट है बिकॉज देर आर 22 members इन द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और 15 जिसमें लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं और जो उसकी रिकमेंडेशन होती है रिजेक्ट भी की जा सकती है, एक्सेप्ट भी की जा सकती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 68 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेसिस ऑफ द सोशल मार्जिनाइजेशन. तो लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस ये दिए गए हैं. And you have 4 options with a 5 second. Clearly the option is D कि social marginalization come from the different communities और social जो ये group speaking होते हैं और different languages होते हैं. तो ये सभी correct options हैं. Let's move to the question number 69. Question number 69 कि consider the following statement regarding the आदिवासीज. तो जो term है आदिवासी literally means original inhabitants. Next है कि आदिवासीज are the social communities who make about 16% of the total population. So आपके पास 2 ऑप्शन दिए हैं तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है हमारे पास. A is दोनों करेक्ट, B is 2 only, C is the 1 only and D is neither 1 neither 2. So you have 4 option with the 5 second. Clearly option C is the only correct option because ये जो 8% है not 16%. So the option 1 is the only correct. Let's move to the question number 70.
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इज़ प्रैक्टिकली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ नॉट यूज द वर्ड फेडरल यूनियन फॉर द अफोरसेड पर्पस. एंड यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. सो द ऑप्शन इज सी. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि आफ्टर इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस a number of princely state at that time became part of the country, and the Constitution of India henceforth declared India as a union of state, and it has not used the word federation, though in true sense the Indian Union is based upon the principle of federalism. So let's move to the question number 71. कि who among the following is empowered to form the laws for the items that do not fall in any of the list or items that come up after the constitutions were followed. पहले कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो जाता है, उसके बाद कौन एम्पावर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर कि वो कानून बना सकता है फॉर द आइटम्स जो किसी भी लिस्ट में फॉल नहीं होता. तो सिंपली रेजोलरी जो लिस्ट है उसकी बात की जा रही है. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है पार्लियामेंट. तो इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉन्स्ट्रेट वुमेन पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो ये 4 ऑप्शन विद अ 5 सेकेंड. सो क्लियरली द ऑप्शन इज सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजुडिसेस. तो ऑलरेडी हम वहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं. लेट्स मूव टू द 73 कि हु पोज द विलेज एज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो क्लियरली द आंसर इज बी. नेक्स्ट मूव टू द 74 बिकॉज इसमें टाइम आपको नहीं लगना चाहिए. दैट्स वाई आपको टाइम भी नहीं देना है कि और आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय. तो फर्स्ट ये आर्टिकल 312 में आता है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो राज्यसभा की पावर्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दी गई थी. फिर भी आप अपना टाइम ले सकते हैं टू आंसर दिस. सो क्लियरली द ऑप्शन इज बी कि एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड दैट कि सेंटर और स्टेट क्रिएट कर सकते हैं वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज कि प्रोवाइड करता है फॉर द सेंटर एंड द स्टेट की क्रिएशन ऑल इंडिया सर्विसेज का. और उसमें इंक्लूड भी है ऑल इंडिया जो जुडिशियल सर्विस होती है वो भी. तो आर्टिकल 312 में ये मेंशन है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 75 कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है टू सिविल सर्वेंट वो इंश्योर किए गए बाय. तो आपको याद रखनी होती है रेंज कि किस चैप्टर की हमने ये स्टडी की थी. सो क्लियरली द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि नो पर्सन एज अफोरसेड सेड शुड बी डिस्करेज और रिमूव और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी in which he has been removed, in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. तो आप ये जो आर्टिकल है ये स्टडी करेंगे जो आर्टिकल 311 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. तो करेक्टली फर्स्ट करेक्ट है बिल्कुल. 41 इज राइट टू वर्क इन सर्टेन केसेस. तो क्लियरली आप देख सकते हैं डी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का पार्ट है. ईबीएल और ईपीएल आपको एक्सप्लेन किए गए हैं ट्रिक से. 77 इज कि जो शेड्यूल है इसमें भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप पढ़िए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड. तो क्लियरली ऑप्शन इज ए जो मैंशन करता है नेम एंड द ट्रेटी. एंड 78 इज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर. First है कि nominated by the British Parliament, nominated by the Governor General. C is elected by the Legislative Assembly of various provinces. D is elected by the Indian National Congress and Muslim League. So you have 4 options with a 5 second. So clearly the answer is C, elected by the Legislative Assemblies of various provinces. तो फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 2 के हमने डिस्कस किया. Let's move to the 79 कि a democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty. With regard to this principle, consider the following. तो ये सभी जो दी गई है तो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो प्रीएम्बल में भी हम डिस्कस किया था ये. सो डायरेक्ट इसका जो क्वेश्चन हो जाता है कि ये सभी सही है कि बिकॉज जो डेमोक्रेसी है 2 टाइप की हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पे पीपल एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्ज़रलैंड. और 4 डिवाइसेस जो हमने ये सभी डिस्कस किए थे प्रीएम्बल में भी उसकी एंड में ये पूरे ही एक्सप्लेन किए गए प्रीएम्बल के एंड चैप्टर में जो नोट दिया गया था. इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल.
फर्स्ट है कि ये सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल और इट नॉट एनफोर्सेबल। सो क्लियरली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए बी है बिल्कुल, बाकी सभी गलत है। तो जो टर्म है लॉ इन 13 इंक्लूड्स, फर्स्ट है ऑर्डिनेंसेस जो इशू किए गए प्रेसिडेंट द्वारा और स्टेट गवर्नर्स द्वारा, लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। डी थर्ड इज नोटिफिकेशंस बाय द एग्जीक्यूटिव। तो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो क्लियरली द ऑप्शन इज डी कि तीनों ही ये करेक्ट ऑप्शन है। सो मूव करते हैं टू द 82 कि इन इंडियन कंटेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वो इंट्रोड्यूस होता किस केस में। सो इज़ वेरी इजी, जो हमने फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 डिस्कस किया। सो ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो क्लियरली इसका आंसर इज सी, ये मेनका गांधी केस। तो इसमें जो इनका पासपोर्ट है वो ले लिया जाता है, दैट्स वाई ये फाइल करती है। तो ये बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी आप आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट चैप्टर देख सकते हैं। तो इसमें मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था जो भी उसका जजमेंट था गोपालन केस में, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 21 की एक वाइड इंटरप्रिटेशन दी थी और रूल किया था कि जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है पर्सन की, वो डिप्राइव की जा सकती है लॉ पे, प्रोवाइडेड दैट जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है लॉ के द्वारा वो रीजनेबल हो, फेयर हो, जस्ट हो। दूसरे शब्दों में कहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था यहाँ पे जो भी अमेरिकन एक्सप्रेशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इतना समझ सकते हैं जो प्रोविज़न ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, वो एक तरीके से कॉन्साइड कर गए थे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टैक्सेस आर लेव्ड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम सेंटर स्टेट में। सो क्लियरली आंसर इज सी। एंड लेट्स मूव टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको ट्रिक से याद किया गया था कि 243 है कि वहाँ पे जेड तो चले गई, तो डी से आपको याद कराया गया, तो आंसर इज 1। लेट्स मूव टू द 85 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी। ये हमें बताना है कि ये लिबरल में कौन सा आता है। तो आपको फर्स्ट जब भी ये क्वेश्चन होता है तो आपको बताता हूँ कि ये तीनों ही जो क्लासिफिकेशन है लिबरल, गांधीयन और सोशलिस्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं प्रोवाइड की गई। सेकंड थिंग जो ट्रिक सबसे आपको याद गया था कि गांधीयन में 6 और लिबरल में जो 7 होते हैं लेटर्स, तो 7 होते हैं, सोशलिस्ट में 8 होते हैं। और लिबरल का फेमस है आर्टिकल 44 जो याद रखेंगे। फर्स्ट है टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एडवाइस 39A, प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट एंड फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस। और जो 53rd है कि टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो 44 का ही है हमारा। तो क्लियरली द आंसर इज सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो फर्स्ट है हमारा वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट है। सो मूव करते हैं टू द 86 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है इसकी जो फेडरल स्प्रिट है। सो ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। क्लियरली जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट ऑप्शन, जो सेकंड है वो नहीं है इसमें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि जो लैंड एक्विजिशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है एंड ये एक मेजर कंट्रोवर्सी का इशू है और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2019 का सेंटर और स्टेट के बीच में। हैंस ये जो फेडरल स्प्रिट है उसके अगेंस्ट में, और जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ये बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट करते हैं फेडरल स्प्रिट को। नेक्स्ट देखते हैं अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो डायरेक्टली आप इसको मार्क करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन वो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको टाइम की भी रिक्वायरमेंट नहीं लगनी चाहिए बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज नहीं होता अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और वो कैन बी वोटेड अपॉन फॉर द एक्सपेंडिचर इन द पार्लियामेंट। बाकी को सिक्योरिटी ऑफ आप देखते हैं जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस में हम पढ़ते हैं सब चीज़। विच जज इज एसोसिएटेड विद द जुडिशियल एक्टिविज्म, तो एक्टिविज्म के जो फर्स्ट पेज पे ही हमने डिस्कस किया था, फिर भी आपके पास टाइम ले सकते हैं अपना। सो द आंसर इज बी कि 1970 में इंडिया में कि जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर है, PN भगवती एंड O चिन्नप्पा रेड्डी एंड DA देसाई हैव स्टार्टेड जुडिशियल एक्टिविज्म। सो आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द 89th कि रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रीऑर्गेनाइज की है जो परमानेंट कमेटी है ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। सो हु इज द चेयरमैन ऑफ परमानेंट कमेटी ऑफ दिस काउंसिल। ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो द आंसर इज सी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो होम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इस परमानेंट कमेटी के, और 4 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं एज वेल एज 7 चीफ मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ दीज परमानेंट कमेटीज ऑफ द काउंसिल।
सो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 90 है, करंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अबोलिश कर दिया राइट ऑफ विच स्टेट असेंबली टू हुम दैट कुड मेक लॉ फॉर इमूवेबल एसेट। तो क्लियरली आर्टिकल 370 जो रिमूव किया गया है उससे रिगार्डिंग है, तो ऑप्शन हो जाता है बी। आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें, और जब रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल भी आपको रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फर्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जो प्रोसेस रिमूवल का स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो सिमिलर है टू डेथ ऑफ द रिमूवल ऑफ जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। लेट्स मूव टू द 92 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जेपीएसपी, तो क्लियरली आप इसका ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं कि जो 2 and 3 इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। रेपिटेटिव आपको बताया भी गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं 93 कि जो नेशनल कमीशन है फॉर एससी इज सेटअप अंडर आर्टिकल 338 एंड दिस हैज बीन एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। फर्स्ट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियन एंड ओबीसी। यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये 1, 3 and 4 बिकॉज शेड्यूल ट्राइब के लिए ये अलग जो बाइफोर्केट हुई थी बॉडी, तो 89th अमेंडमेंट से तो बनी थी। 94 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर टू बी द बल्क वॉर। तो जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ इन सभी बॉडीज़ के पढ़े हैं वो आपको बताना है, एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सो द क्लियर आंसर इज सी। लेट्स मूव टू द 95th रिगार्डिंग CIC की रिगार्डिंग दिया गया है, और CVC। तो जो सैलरी अलाउंसेस और अदर सर्विस होती हैं द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो सिमिलर होती हैं टू द चीफ इन इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं दिया है, तो आप उसे देखेंगे कि उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, वो एम्पावर हो गई है। और जो सैलरी अलाउंसेस और अदर सर्विस होती हैं ऑफ द चीफ विजिलेंस कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द चेयरमैन ऑफ UPSC। तो अकॉर्डिंग टू द जो उसमें अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करते, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। 96 इज, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। किसी को भी कुछ डाउट है तो आप वो सीरीज देख सकते हैं। 96 इज जो कैट के रिगार्डिंग है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेंबर है डिफेंस फोर्सेस के, ऑफिसर्स और सर्वेंट सुप्रीम कोर्ट के, और जो सेक्रेटरी स्टाफ होता है, दैट्स वाई ऑप्शन इज सी। तो कैट के जो डायरेक्टली वहाँ से पिक किए गए तो आपको हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। 97 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन नहीं है दिनेश गोस्वामी कमेटी की फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सो ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो द क्लियरली द ऑप्शन इज डी कि प्रोविजन ऑफ रेफरेंडम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। रिगार्डिंग नेक्स्ट है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग ये क्रिएट की गई थी बाय प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। दूसरा ये एपेक्स बॉडी है जो प्रेस को रेगुलेट करती है, ये इंजॉय करती है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम ये ऑलरेडी प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 99 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर एरेडिकेशन इंडिया का जो एक्ट है, तो ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो ऑलरेडी आपको बताया गया था कि जो 100 क्वेश्चन में से 4 to 5 क्वेश्चन इसका पार्ट रहेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, दैट इज डी विद रेफरेंस टू द चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन गिवन ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। एंड रिगार्डिंग 100 क्वेश्चन हमारे टेस्ट का कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। वेरी वेरी इजी, इसका नाम लेते ही आपको कई चीज़ें याद आनी चाहिए। 10th शेड्यूल, 52 अमेंडमेंट, 1985 और जो भी इसके प्रोविज़न है, तो तीनों ही करेक्ट हैं, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज हमारा डे 9 का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब एक बार रिवाइज करेंगे, इसको मार्क एवलेट कर सकते हैं आप अपने। मिलते हैं कल डे 10 में, और कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन, और सब्सक्रिप्शन पे बटन दब जाना चाहिए 10M एक्सपर्ट IAS में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम डे 11 से हम अपना स्टार्ट करेंगे जो हिस्ट्री का टेस्ट होंगे। एंड थैंक यू।